अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हमारा मेन फोकस तो कराची ऑपरेशन और वहाँ MKM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अल्ताफ़ हुसैन के बयानात के ऊपर ही रहेगा, लेकिन दो खबरें और हैं जो स्टार्ट में हम ज़रूर थोड़ा सा उनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। एक ख़बर है मुल्ला उमर के हवाले से, जो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी या इस रीजन में हम जो कुछ करने की कोशिश कर रहे थे साल से, उस हवाले से कहना चाहिए कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान की ख्वाहिश ये थी और कोशिश ये थी कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर पश्तून एलिमेंट है तालिबान पॉपुलेशन का, विच इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ अफ़गानिस्तान, उसको ड्यू रिप्रेजेंटेशन जो है, उसकी नुमाइंदगी जो है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स की, वो काबुल में होनी चाहिए। और तालिबान उसकी एक शक्ल में हमें नज़र आते थे। जो पीस प्रोसेस हुआ, जो मरी के अंदर डायलॉग हुए, उसके ऊपर इबाहम था। मरी के अंदर पाकिस्तान ने, मिलिट्री ने या ISI ने तालिबान की बातचीत करवाई अफ़गान हुकूमत के साथ। बराह रास्त अफ़गान हुकूमत के नुमाइंदे थे जो अशरफ गनी साहब ने भेजे और उनके साथ वो मुज़ाकरात हुए। उसके ऊपर भी एक इबाहम पैदा हुआ कि जो लोग कतर में बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि मुल्ला उमर ने इसको सपोर्ट किए या नहीं किए। तो मुल्ला उमर का डायरेक्ट स्टेटमेंट आज के अखबारात में आज ही थोड़ी देर पहले रिलीज़ हुआ, जो फुली इन करता है इस प्रोसेस को। तो मुल्ला उमर को, क्योंकि वो तमाम अफ़गान ग्रुप्स जो हैं वो फॉलो करते हैं, तो इसलिए उनकी इंडोर्समेंट जो है, जो वो कह रहे हैं कि ये लेजिटमेट है एनिमी के साथ पीसफुल इंटरेक्शन जो है अपने गोल्स को, अपने मकासद को हासिल करने के लिए, तो उस पूरे प्रोसेस के ऊपर मोहर लग जाती है। तो उससे इस ख्याल को काफ़ी तक़वियत मिलती है कि अशरफ गनी पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान, जिसके साथ अमेरिका और चाइना दोनों सपोर्ट कर रहे होंगे, ये पीस प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इसके ऊपर कमेंट लेंगे प्रोग्राम में। दूसरी एक रेहाम खान के हवाले से ख़बर है। पर्सनल ख़बरें बाज़ औक़ात हमें प्रोग्राम में मेंशन करनी पड़ जाती हैं, लेकिन बाज़ लोग जो हाई प्रोफाइल पोजीशंस पे हैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी बहुत बड़ी ख़बर होती है। रेहाम खान ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने आप के साथ एक डिग्री मंसूब की, और उस डिग्री के हवाले से डेली मेल ने जब तस्दीक की उस कॉलेज से कि ब्रॉडकास्ट मीडिया के अंदर आपके पास है ये डिग्री, तो उन्होंने डिनाई कर दिया। उसके बाद रेहाम खान ने उसको अपडेट किया है अपनी वेबसाइट को और वहाँ से हटा दिया। उन्होंने कहा मैंने डिप्लोमा किया है। पहले उसकी लैंग्वेज कुछ इस तरह की थी कि स्टार्ट किया, ये नहीं कहा कि कंप्लीट किया, लेकिन उससे आप दोनों तासुर ले सकते थे। ये भी तासुर ले सकते थे कि उसमें आपने जाके ब्रॉडकास्ट मीडिया के अंदर मास्टर कर लिया, ये भी तासुर ले सकते थे कि स्टार्ट किया, आगे एंड रिज़ल्ट नहीं है कि पता नहीं किया या नहीं किया। लेकिन बहरहाल एक मैसेज है उन तमाम हाई प्रोफाइल लोगों को कि जो इमरान खान के पास BA की डिग्री हो या MA की, या मैटर नहीं करता इमरान खान के लिए। तो रेहाम खान उनकी अहलियाँ हैं, इनके लिए भी मैटर नहीं करता कि MA की डिग्री लेकर आई हैं या नहीं आई हैं। सब लोगों को इस मामले में काफ़ी एहतियात बरतनी चाहिए। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं असद उमर साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वेरी वार्म वेलकम। दूसरे मेहमान भी हमारे साथ आएंगे। पहले दोनों खबरों के ऊपर आपसे ये अपडेट ले लूँ। रेहाम खान की डिग्री, क्या ये ज़रूरत थी कि वेबसाइट के ऊपर उसको क्लेम किया जाता और बाद में हटा दिया जाता? जहाँ तक मुझे पता है, मैं इस टॉपिक का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आई है, रेहाम ये कह रही है कि उन्होंने कभी भी क्लेम नहीं किया था कि उन्होंने डिग्री यहाँ से ली। वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ था कि नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैंने डिग्री वहाँ से ली या मास्टर्स वहाँ से किया। ये मैं जो वो कह रही हैं, आप भी कुछ कह रहे हैं कि जी इस तरीके से लिखा हुआ था कि शायद उसमें इबाहम तक क्लैरिटी नहीं थी कि कोई ऐसे नाम भी चेंज कर दिया। तो मिस स्टेटमेंट थी, उसको नहीं करना चाहिए था और अवॉइड की जा सकती थी, बेहतर यही था। मुल्ला उमर पे आ जाते हैं। जैसे टू बी फेयर टू रेहाम खान, क्योंकि मैं ब्रीफ नहीं हूँ इस टॉपिक के ऊपर, तो मैं उनका प्रॉब्ली बेस्ट डिफेंस नहीं कर सकता। बट उस बात से मैं कंप्लीटली आपको एंडोर्स करता हूँ कि आजकल के जमाने के अंदर जहाँ कॉमा फुल स्टॉप जो है हाई प्रोफाइल लोगों का हो, वो बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए और खामखे बना नॉन इशू जो है वो भी। असद उमर के पास PhD की डिग्री लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की है या IBA की है या मास्टर की डिग्री कहाँ की है, या मेरे ख्याल में आपके लिए स्टेज के ऊपर मैटर नहीं कर रहा, किसी स्टेज पे कर रहा होगा। तो रेहाम खान के लिए और बाकी सब रेहाम खानों के लिए भी इससे पहले के लोग बोलेंगे उन्होंने कहा था PhD और असद उमर खामोश रहे, मेरे पास सिर्फ एक MBA डिग्री IBA कराची से है। तो इस स्टेज के ऊपर वो मैटर नहीं कर रही, इसलिए एहतियात बरते। एक और भी डिग्री किसी के अंडर क्वेश्चन हुई थी और आज तक मुझे लोग पूछते हैं कि उन्होंने उस ओहदे के लिए उस डिग्री को चैलेंज करने की बजाय उसका कैंडिडेचर क्यों विड्रॉ कर लिया खातून का। तो मेरे पास आज तक उस सवाल का जवाब नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट में क्वेश्चन हुई थी, लेकिन ठीक है, वो भी रिस्पेक्टेबल फैमिली से, मैं उनका नाम नहीं लेता। दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। मुल्ला उमर साहब, मुल्ला उमर साहब ने इंडोर्स कर दिया जी हमारी ISI और फौज जो कई सालों से करने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगता है कि वो एक सक्सेस स्टोरी जो है वो शायद अब स्टार्ट होने लगी। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है जी, सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि नदीम आप और मैं और सब लोग जो है पाकिस्तान का बड़ा तजिया करते हैं और हम लाख बुराइयां करते हैं पाकिस्तान में क्या गलत फैसले हुए क्या नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी है, यहाँ पर अफरा तफरी है, दहशत गर्दी हुई, वो अफगानिस्तान के हालात हैं। जब तक अफगानिस्तान सेटल नहीं होता पाकिस्तान के लिए एक ख़तरा रहता है हमारे सरहद के ऊपर। इसलिए अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम होना पाकिस्तान के एक बहुत ही
अहम जो इंटरेस्ट हैं उसमें से एक है। और अशरफ गनी साहब जब से आए हैं हुकूमत के साथ के अंदर, तो उनका जो पाकिस्तान की तरफ रवैया है वो बहुत मजबूत रहा है, वो एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। और तालिबान जिनके साथ हिस्टोरिकली पाकिस्तान की वर्किंग रिलेशनशिप थी, अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप थी, उनका और अशरफ गनी की हुकूमत के दरमियान जो अगर डायलॉग बढ़ रहा है और वो कंस्ट्रक्टिव तरीके से बढ़ रहा है तो ये बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, जो पेशावर स्कूल अटैक था, मेरे ख्याल में 2 टर्निंग पॉइंट्स थे, एक करजई का जाना और अशरफ गनी का आना। और पेशावर स्कूल अटैक के बाद जो हमारे आर्मी चीफ और ISI के सरबराह का विजिट था काबुल का, मेरे ख्याल में 2 चीज़ों ने इस खिते की सियासत को बदल दिया है। अब वो ग्रुप जिनको कहीं पनाह नहीं मिल रही, जैसे हमारे वो एक कुछ ग्रुप कल परसों अफगानिस्तान के नंगरहार प्रोविंस में एक ड्रोन अटैक में मारे गए, उन्होंने अब दाइश को ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि इस तालिबान ग्रुप्स ने, ये जो अफगान मुल्ला उमर वाला है, इसने इस चीज़ों से खुद को पीछे हटा लिया था, पीस प्रोसेस में आ गए थे। तो अब मेरे ख्याल में हमें ज़्यादा कुव्वत के साथ हर उस एलिमेंट को कुचलना चाहिए जो ये बम धमाकों वाला एलिमेंट हमारे अंदर भी मौजूद है या उस बॉर्डर एरिया में मौजूद है। गुंजाइश ज़्यादा पैदा हो गई है और दोनों साइड पे बॉर्डर की, दोनों साइड पे बॉर्डर, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दी करते रहे वो भी पिछले कोई 4-5 साल से मेनली अफगानिस्तान में बेस्ड हैं और वहां से ऑपरेट करते रहे हैं जो TTP की लीडरशिप है। तो अभी भी उधर ही तो और वो अभी तक वहीं पे हैं। इसलिए मैं जोर ये दे रहा हूँ कि पाकिस्तान को भी करना चाहिए और अफगानिस्तान को भी, दोनों साइड ऑफ द बॉर्डर के ऊपर। अब क्योंकि एक पेज पे हम नजर आ रहे हैं और इंटरेस्ट हमारे कॉमन है, तो ये बहुत जरूरी है कि एक कॉमन स्ट्रेटजी दोनों साइड पे इफेक्टिव नजर आए। पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल पे आ जाते हैं। नबील गबोल साहब भी हमारे साथ आ गए हैं। गबोल साहब, आपको वेलकम करता हूँ प्रोग्राम में। ये फरमाइएगा, कराची के अंदर अमन जो है वो सब की दिली ख्वाहिश है, आपकी भी होगी, असद उमर साहब की भी होगी। कराची के अंदर ऑपरेशन और वहाँ पर MKM और हुकूमती तनाव, ये पीपल्स पार्टी और फौज का तनाव, और पीपल्स पार्टी और हुकूमत का तनाव, और MKM और हुकूमत का तनाव, ये सारी मल्टी डायमेंशनल जो इश्यूज हैं सूरत हाल को मजीद कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। क्या नजर आता है आपको कराची के अंदर? नजीम साहब, कराची के हालात तो बहुत अरसे से खराब है, लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रहा है, पहले तो ये था कि हम खुद डिमांड करते थे कि जी ऑपरेशन होना चाहिए, और खुसूसन MKM ने तो खुद का फौज को आना चाहिए। और मैंने 2011 में जब मैंने कहा था कि कराची को फौज के हवाले किया जाए और आर्टिकल 245 लगाया जाए, तो मेरे अपनी पार्टी ने मुझे शो कॉज नोटिस दिया था। और आज ये सूरत हाल बन गई है कि जो हम पहले कहते थे कि जी ऑपरेशन होना चाहिए, और जब ऑपरेशन हो रही है, रेंजर्स कौन है? रेंजर्स फौज ही है। तो आज इस पे MKM को इतना वावेला नहीं मचाना चाहिए। और ऊपर से MKM जिस तरीके से अल्फाज MKM के कायद ने इस्तेमाल किए हैं फौज के खिलाफ, मैं समझता हूँ कि अब ये सिचुएशन बन गई है जहाँ से आपका भी कोई वापसी का रास्ता नजर नहीं आता। इसका कोई एंड रिजल्ट जरूर निकलेगा और वो चंद दिनों में ही निकलेगा। और एंड रिजल्ट यही होगा कि अगर कोई ये समझता है कि ऑपरेशन रुक जाएगा और ये जो अहम केसेस जो इंग्लैंड में, UK में जिनके फैसले आने वाले हैं और जिनके जो ताने बाने जो हैं वो पाकिस्तान से इसलिए मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर ही वो अक्यूज्ड हैं, जिनकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, उनको हवाले किया जा रहा है इंग्लैंड UK के अथॉरिटीज को। तो उस पर दबाव डालने के लिए अगर इस तरह के ये बयान दे रहे हैं और उसका रिपरकशन आप देखें कि 90 केसेस के करीब जो है अल्ताफ हुसैन पर कोई आपने भी FIR कटवाई कि नहीं गबोल साहब? नहीं, अभी मैंने सुना है कि मेरे अपने ट्राइब के, गबोल ट्राइब के अब्दुल अजीज गबोल है, उनकी तरफ से गडाब थाने में जो है आपकी आशीर्वाद से, ये नहीं, मैंने ये नहीं कहेंगे, ऑन एयर नहीं कहेंगे, बाद में ऑफ एयर पूछ लूंगा। आपको एक पैकेज दिखाते हैं, साथ ही रुकिए, आप एक पैकेज है आपको। मखदूम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मखदूम अमीन फहीम साहब, आपको भी वेलकम करता हूं। एक पैकेज दिखाते हैं आपको जो हमने ये कराची वाली सूरत हाल पे छोटा सा एक बनाया है, फिर उसके ऊपर सबसे बारी बारी कॉमेंट लेते हैं। दिखाइएगा जी। तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक बार फिर आ गए आमने सामने। तहरीक इंसाफ ने MKM के कायद अल्ताफ हुसैन के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी। करारदाद में रेंजर्स और पाक फौज के खिलाफ अल्ताफ हुसैन के बयानात की मजम्मत की गई है। ये मांग करते हैं सिंध गवर्नमेंट से कि वो फेडरल गवर्नमेंट को अप्रोच करे और ऐसे बयानात का नोटिस ले। किसी भी हाल में हम इजाज़त नहीं देंगे हमारी फ़ौज के खिलाफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने पे। MKM ने भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद जमा कराई। करारदाद में इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान ने पाक फ़ौज के जनरल से मुतालिक इंतहाई तौहीन आमेज़ अल्फाज अदा किए
इमरान खान के ख़िलाफ़ फौरी तौर पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा कायम किया जाए और आर्टिकल 62-63 की खिलाफ वर्जी करने पर उनकी कौमी असम्बली की रुकनीत ख़त्म की जाए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने बरतानिया के डिप्टी हाई कमिश्नर के दफ्तर में MQM के कायद के खिलाफ मजम्मती याददाश्त जमा करा दी। जी वेलकम बैक। असद उमर साहब, आपके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चले इमरान खान के खिलाफ, या अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ बरतानिया में वो इंसल्टमेंट टू वायलेंस का आज आपने फिर एक दोबारा दरख्वास्त डाल दी है, क्या होगा? मेरे ख्याल में MQM वालों ने गौर से पढ़ा नहीं है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 किसी शख्स या इदारे के बारे में तज्जिया पेश करने के ऊपर नहीं लगता, वो आइन की खिलाफ वर्जी करने में आइन को इमरान ने वो पेश किया था, वो जो फौज वाली क्लिप चली, वो तो क्लिप चली है, वो उनका तज्जिया है। बाहिदी में मैं उस तज्जिए से नहीं एग्री करता है उन्हीं की जो मुझे देखने को मिला है। मेरी तो इमरान खान से बात भी नहीं है, मुझे कल वो टीवी पे दिखा रहे थे, वो जो मुझे देखने को मिला मैं उस तज्जिए से नहीं एग्री करता, बट वो एक तज्जिया है। उसमें और एक इनवाइट करना, आप स्टेटमेंट एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे मुतवातिर स्टेटमेंट दें स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ। या आपकी स्टेटमेंट अगर MS शुजा पाशा पहले सुन लेते ना तो आप पे कभी इल्जाम ना लगता कि आपके ऊपर SI ने हमायत की है। ये स्टेटमेट बाद में सुनी होगी। ऐसी ये जो है ना, मैं बड़ी मजेदार चीज, सॉरी आपने वो कर दिया, बट मुझे एक ही वक्त में 2 इल्जाम PTI पे लगते हुए मिलते थे, इमरान खान पे खास तौर पे, जिसमें मुझे बड़ी हंसी आती थी। एक तरफ कहते थे कि वो तालिबान खान है, पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ी दुश्मन TTP, और वो कहते थे ये TTP का दोस्त है, और साथ कहते थे कि ये फौज के साथ मिला हुआ है। यार एक दफा फैसला कर लो, क्या इल्जाम लगाना है। वो तो उसको छोड़े। लेकिन देखें, मेरे ख्याल में संजीदी अगर मैं इसको जवाब दूं ना, ये कराची की सिचुएशन जो है ये अच्छाई की तरफ नहीं जा रही, और मेरी अपनी जाती राय ये है कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन की जरूरत है, और पॉलिटिकल इंटरवेंशन फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल की जरूरत है। पॉलिटिकल इंटरवेंशन से क्या मुराद है आपकी? देखें हो क्या रहा है, इसको क्या होना चाहिए? पॉलिटिकल इंटरवेंशन आप कुछ करने के लिए कह रहे हैं? मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और क्या करना? मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। 2 मुख्तलिफ हल इसके नजर आते हैं MQM के लिहाज से। बाय द वे, हम सिर्फ MQM की नहीं बात करेंगे, थोड़ी देर बाद पीपल्स पार्टी की भी बात करेंगे, क्योंकि इंड सेंट वो भी बजाने की धमकी दे रहे थे। या तो MQM की लीडरशिप को आप ऑन बोर्ड लेंगे, पॉलिटिकली ऑन बोर्ड लोगे। ये काम फौज का नहीं है, ये काम रेंजर्स का नहीं है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है, ये वजीर आजम का काम है कि वो उनको ऑन बोर्ड लेंगे, उनके सामने बैठेंगे, उनको कहेंगे कि जनाब ये लोग हैं, इनके खिलाफ ये इल्जामात हैं, अब इनके खिलाफ तो एक्शन होना है। हम नहीं चाहते कि MQM बहैसियत मजमूई के खिलाफ ये एक्शन हो, और एक पाकिस्तान की चौथी बड़ी असेंबली के अंदर जो पार्टी है उसके खिलाफ रियासत जो है वो सामने सफारा नजर आए। ऑप्शन 2 क्या? और आप या तो आप ये ऑप्शन देंगे उनको, और आप उनको कन्विंस करेंगे पॉलिटिकली, आप उनको गुंजाइश देंगे कि वो आपके साथ आ सकें इसके ऊपर, और मेरे ख्याल में ये बेहतर तरीका है मेरे लिए। जो मेन स्ट्रीम एलिमेंट है वो आ जाए, बाकी को आप आइसोलेट कर दें। बाकी को आइसोलेट कर लें। दूसरा ऑप्शन, अगर वो नहीं आते तो फिर प्राइम मिनिस्टर के लेवल से एक नैरेटिव बिल्ड होना पड़ेगा। वो रेंजर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं हो सकता, और मेरे ख्याल में वो दिफा मिनिस्टर के बयानात से और इंटीरियर मिनिस्टर के बयानात से भी नहीं होगा। ये इतना बड़ा, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, प्राइम मिनिस्टर उसकी ओनरशिप लें, होगा, वो बताएंगे कि क्या क्या इकदाम करने के लिए कोशिश की गई कि ये कॉन्फ्रंटेशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ ना हो, और उसके बाद अब क्योंकि फेल हो गए तो इसलिए क्या इकदाम लिए जा रहे हैं। मेरी ख्वाहिश फिर भी यही रहेगी कि पहले वाला जो रास्ता है वो। अमीन फहीम साहब से पूछते हैं। मखदूम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। कराची की सूरत हाल बहुत मुश्किल है, और कुछ बेहतर हल जो है वो सारे चाहते हैं, लेकिन बेहतर हल हो नहीं रहा। हर आए दिन अल्ताफ साहब को गुस्सा आ जाता है, वो एक तगड़ा बयान ऐसा देते हैं कि सारे लोग गुस्से में आ जाते हैं, फौज भी नाराज हो जाती है, हुकूमत जो है वो भी डिफेंसिव पे आ जाती है और जवाबी बयान देना शुरू कर देती है। रेंजर्स का ऑपरेशन चल रहा है जिसके ऊपर वो कहते हैं कि हमें निशाना बनाया जा रहा है, आपका तजिया क्या? मलिक साहब, इसमें एक चीज मैं पहले बताऊंगा कि मैं पाकिस्तान से कोई 5 महीने से बाहर हूँ, दुरुस्त है, अपने ट्रीटमेंट के हवाले से। दूसरी बात यह कि अल्ताफ हुसैन साहब का जो मौजूदा बयान है, जो रिसेंट बयान है, वो मैंने सुना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के चैनल जो कहीं कहीं मिलते हैं, हर जगह नहीं मिलते। और तीसरी बात यह कि ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं प्राइम मिनिस्टर के ज़ेर सदारत, उसमें मुत्तफ़िका फैसला हुआ है कि आप जो है वो रेंजर्स को या जिसको लॉ इन्फोर्स आया दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए ही मैंडेट था या कि ओवरऑल मैंडेट था, इसकी वजाहत होनी चाहिए।
और सबसे बेहतर ये है कि बजाय झगड़ा लड़ाई करने के आपस में कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि भाईचारे के साथ एक दूसरे के प्रॉब्लम को समझते हुए उसका हल निकालें पुरअमन और आफियत के साथ, बजाय लड़ने के। लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा, लड़ने से नुकसान होगा। मेरा ये तजिया है। आगे आप सारे अकाबरीन बैठे हैं, आप एक ब्रेक ले लें तो गबोल साहब से भी पूछते हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी भी पूछते हैं। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। शाहीन सहबाई साहब सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सहबाई साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नदीम आपका। सहबाई साहब, कराची ऑपरेशन मामला तनाव का शिकार बहुत ज़्यादा थे, लेकिन बिलावल वाली मीटिंग के बाद लगता है कि पीपल्स पार्टी ने कुछ मामलात में मुफाहमत फ़ौज से पैदा कर ली। MQM PTI फ़ौज ये अभी मैदान के अंदर है, MQM वर्सेस PTI और इसी तरीके से MQM वर्सेस फ़ौज। सिचुएशन कहाँ जाती नज़र आती है आपको? देखिए, सिचुएशन तो काफ़ी ख़राब हो गई है और मेरा ख्याल है कि अभी और ख़राब होगी, क्योंकि जरदारी साहब ने तो फौरन ही रियलाइज कर लिया कि जी ये कन्फ्रंटेशन को वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो तो बैकफुट पे हो गए और बाहर चले गए और फिर बिलावल साहब आ गए सामने। और अच्छा किया उन्होंने कि ये अपने आप को बचा लिया टू फाइट फॉर अनदर डे। ये जो MQM का मसला चल रहा है, ये मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है और इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये अब लगता ये है कि कोई कंप्रोमाइज की गुंजाइश बहुत कम रह गई है, और खासकर आर्मी, रेंजर्स और MQM के दरमियान। PTI तो बीच में एक फैक्टर है, लेकिन वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं अपनी, मगर ये कि MQM और रेंजर्स का जो मसला है और आर्मी का जो मसला है, इसमें कंप्रोमाइज मुझे लगता है कि बहुत कम गुंजाइश। ख्वाजा आसिफ से हम लास्ट वीक पे प्रोग्राम कर रहे थे, तो उन्होंने डे बिफोर यस्टरडे ये लफ्ज़ कंप्रोमाइज वाले पे उन्होंने बहुत जोर देकर कहा था कि कोई पॉलिटिकल कंप्रोमाइज नहीं होगा, रूल आउट कर दिया था कि नो पॉलिटिकल कंप्रोमाइज। तो मुझे लगा ये कि शायद अब वो कोई अल्टीमेटली कोई लीगल जो ऑप्शन है उसको परसू करने लगे। लीगल ऑप्शन बड़ी खतरनाक है इस मामले में, अगर परसू की जाए। आपका ख्याल है हुकूमत उस तरफ जा सकती? देखिए, जो नजर आ रहा है कि जिस तरीके से ये FIRs हो रही हैं और जिस आप अभी टिकर चल रहे थे कि सारे लीडर्स के नाम जो है मुख्तलिफ थानों में दर्ज हो गए, उनको भी नामजद कर दिया गया FIR में और शायद उनको अरेस्ट करने का भी कोई इरादा है। तो ये अगर शुरू हो गया, मेरा ख्याल है ये होगा, क्योंकि अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन देखें ना क्या है। यानी जो बातें होनी थी वो तो हो गई, अब बातों के बाद एक्शन अगर नहीं होगा तो ये एक अनसर्टेनिटी और एक ये हवा को क्लियर करना। तो आपको वो एक्शन क्या नजर आता है? आपको वो एक्शन क्या नजर आता है? एक्शन मेरा ख्याल है कुछ MQM के कुछ लोग पकड़े जाएंगे शायद, और कुछ बरतानिया से कहा जाएगा कि जी आप भी कुछ एक्शन करें, और इसको कुछ थोड़ा मीडिया से भी शायद कहा जाए, और बहुत सारे एक्शन हो सकते हैं कि जी आप इसको कूल डाउन करें, इसको ज्यादा ब्लो अप ना करें। और अच्छा, साथ ही रुकिए, मैं गबोल साहब से पूछता हूँ। गबोल साहब, आपके जहन में क्या है, क्या एक्शन हो सकते हैं, क्या इकदाम हो सकते हैं, क्योंकि हवा बहुत गर्म है अब? देखिए, एक्शन सबसे पहले आपको याद होगा कि जरदारी साहब ने ऑफर की MQM को कि वो सिंध काबीना में शामिल हो ताकि वो हुकूमत में आए। उसके बाद फिर जिस तरीके से सिंध के अंदर सारे FIR रजिस्टर्स हो रहे हैं, इसका यही मतलब है कि जरदारी साहब ने अक्लमंदी का जो है सबूत दिया है, और उन्होंने जो है अल्ताफ हुसैन को कह दिया है कि वो उनके साथ नहीं है। अब ये अकेली लड़ाई जो अल्ताफ हुसैन साहब लड़ रहे हैं और अपनी पार्टी को मुश्किल में लेकर आ गए हैं, और फौज के खिलाफ जिस तरह के बयान दे रहे हैं, इससे साफ वाजे हो रहा है कि अल्ताफ हुसैन साहब भी समझ गए हैं कि अब उनके पास जो बकाया 3-4 महीने रह गए हैं, ये जो केसेस सामने आ रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के और इमरान फारूक के, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो वो अगर अंदर जेल में चले जाते हैं तो पार्टी के लिए तो वैसे भी आने वाले दिनों में बड़े मुश्किलात पैदा होंगे, और खुसूसन आज जितने भी सेंट्रल लीडर्स इंक्लूडिंग फारूक सत्तार के खिलाफ भी जो FIR कटे हैं, ये FIR एंटी टेररिस्ट कोर्ट के भी FIR है इसमें। तो मैं समझता हूँ कि गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी आज रात से ही। तो आपको लगता है कि MQM के सीनियर लोगों की आज रात से गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी? जी बिल्कुल, मुझे, क्योंकि जो गडाब थाने में FIR रजिस्टर हुआ है वो अगर आप उसके दफा देखें तो वो बड़े हेनियस क्राइम के हैं, और ये आज रात से पुलिस, जो मैं समझता हूँ, अब ये अगेन फिर MQM और सिंध गवर्नमेंट जो कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, इनके दरमियान जो आपस में मफाहमत और
जो जिस तरीके से चल रहे थे जरदारी साहब और अल्ताफ हुसैन, अब साफ जाहिर है कि जरदारी साहब ने जो है अपने आप को सेव करने की कोशिश की और उन्होंने अल्ताफ हुसैन को अकेला छोड़ दिया है। अब अल्ताफ हुसैन साहब वैसे भी पिछले दिनों उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं सीएम हाउस के बाहर हम धरना देंगे, हम स्ट्राइक कॉल करेंगे। मतलब उन्होंने बड़ा एक खौफनाक किस्म के जो है स्टेटमेंट्स दिए थे, लेकिन वो शायद चंद मीडिया में आए, चंद में नहीं आए। तो मैं समझता हूँ कि आगे जो हालात आने वाले दिनों में आर्टिकल 245 का मैंने इसलिए जिक्र किया है क्योंकि अगर धरना की सूरत में असद उमर साहब की पार्टी जब धरना लगाती है पार्लियामेंट हाउस के सामने या पीएम हाउस के सामने, अगर इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 लग सकती है तो कराची में भी लगेगी आर्टिकल 245। असद उमर साहब दो चीजें बड़ी। हाँ से भाई साहब जी, मैं एक बात करना चाहता हूँ। ये बिल्कुल गबोल साहब ठीक कह रहे हैं, कराची में सिचुएशन बहुत खराब होने जा रही है और मुझे लगता है कि पूरा सिस्टम ही डिस्टेबलाइज होने वाला है, क्योंकि अगर आप देखें जो सुप्रीम कोर्ट में नैब का मसला चल रहा है, अगर वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने वो कल लिस्टें आ जाएंगी कि कौन कौन डिफॉल्टर्स हैं, किसने प्ली बार्गेन किए हैं, और अगर वहां सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई ऑर्डर पास कर दिया कि भाई ये लोग जो हैं ये जिन्होंने प्ली बार्गेन किए ये डिफॉल्टर्स हैं या नहीं ये क्वालिफाई करते हैं, तो ये तो पूरा सिस्टम ही अचानक बैठने की तरफ। आपको ये भी खतरा है कि पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा अगर डिफॉल्टर्स पे हाथ डाल दिया तो? देखिए, कराची अगर डिस्टेबलाइज हो गया और बहुत गड़बड़ वहां पे हो गई तो वहां तो कुछ ना कुछ फौरी तौर पे एक्शन करना पड़ेगा। इनको अरेस्ट करेंगे, आप गवर्नर रूल लगाएंगे या जो भी करेंगे उसको मतलब है कि करना तो पड़ेगा। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट और नैब के चक्कर में बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस आपके और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स आपके कुछ जद में आ जाते हैं तो फिर तो, और दूसरा जुडिशियल कमीशन का फैसला भी आना है, तो ये तो सारा मिल मिला के लगता है कि अच्छा आप दोनों मुझे मौका दें। असद उमर साहब से मैं ब्रेक में बात कर रहा था कि इन्होंने ऑप्शन 2 दो ऑप्शन जिक्र किए थे अभी कि ऑप्शन 1 ये है कि एमक्यूएम ऑन बोर्ड आ जाए और नवाज शरीफ उनको एम्ब्रेस कर लें, जो मेन स्ट्रीम एलिमेंट है उसको एम्ब्रेस कर लें और बाकी क्रिमिनल को आइसोलेट कर दें। ऑप्शन 2 को आपने ओपन छोड़ दिया था। मैंने ब्रेक में कहा कि ये तो आप इशारा कर रहे हैं गवर्नर राज की तरफ, तो अब आप बताइए, सहबाई साहब भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ऑप्शन 2 फिर अल्टीमेटली हमें इसी तरफ ले जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल में वो उस तरफ जाएगा। वो उसकी वजह ये है कि जरूरी नहीं वहां पे जाए। अगर सिंध हुकूमत जो है वो फुल्ली ऑन बोर्ड रहे और वो ऑपरेशन को सपोर्ट करती रहे तो आपको गवर्नर राज की जरूरत नहीं है। अगर जरदारी साहब फुली सपोर्ट करते, अगर एमक्यूएम पे। लेकिन नदीम देखें हो क्या रहा है कि कौम जो है वो देख रही है इस वक्त ऑपरेशन एक चल रहा है, उस ऑपरेशन के चलते में उस ऑपरेशन ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने कहा कि जनाब हमें तो फाइनेंसिंग ऑफ टेरर जो है उसको भी इन्वेस्टिगेट करना है। वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पहुंच गए। जब वहां पर पहुंचे तो आपको पता है, सारे पाकिस्तान को पता है, ऑफिशियली नाम नहीं अनाउंस हुए, बहुत बड़े बड़े पीपल्स पार्टी के लीडर्स, सिटिंग मिनिस्टर्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, उनके नाम वहां पे शामिल हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला नैब को जरा वापस लाके लिस्ट दें। 150 मेगा स्कैम की लिस्ट आ गई, पाकिस्तान के मुक्तदर सियासतदान की फहरिस्त वहां पर आ गई है। तो क्या अब हम ये कहेंगे कि ऑपरेशन सिर्फ होना चाहिए जो बंदूक रख के भत्ता ले उसके खिलाफ, और जो अरबों की चोरी करे व्हाइट कॉलर क्राइम के तहत उस पर नहीं करेंगे? इसलिए जो जरदारी साहब ने इस वक्त मेरे ख्याल में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट जरूर किया एक थ्रेट देने के बाद, क्योंकि जैसे ही वापस मामलात उस तरफ गए तो आपको फिर रिएक्शन वहां से नजर आएगा। मेरे ख्याल में जो शाहीन साहब भाई साहब कह रहे हैं, मैं तो आपको ऑफ एयर भी यही बात बोलता रहा हूं, ऑन एयर भी यही बात बोलता रहा हूं, ये सिस्टम इस वक्त जिस सिचुएशन में जा रहा है, या तो ये अपना एक कुफारा अदा करेगा, या इस पॉलिटिकल निजाम के अंदर, इस डेमोक्रेटिक निजाम के अंदर जो क्रिमिनल एलिमेंट है, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो और किसी किस्म के भी क्राइम करने वाले लोगों का हो, या तो वो सिस्टम इनकी कुर्बानी देने के लिए तैयार होगा, या इनको बचाते बचाते पूरा सिस्टम नीचे चला जाएगा। सिस्टम कोलैप्स होने का खतरा। मखदूम साहब हमारे साथ, सहबाई साहब भी हैं, गबोल साहब भी हैं, असद उमर साहब भी हैं, तीनों कह रहे हैं कि जहां आज खड़े हैं कराची की सूरत हाल भी और जो नैब वाले केसेस है 150 लोगों की लिस्ट है, दोनों पूरा सिस्टम कोलैप्स करने के लिए काफी हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं ये जरूर कहूँगा कि पाकिस्तान में जमहूरियत को बहुत कम वक्त मिला है। ज्यादा वक्त जो है वो मिलिट्री रूलर्स, मार्शल लॉ और उसके तहत गुजरा है। अगर हमें जमहूरी निज़ाम मिला है और बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है तो उसको हम हाथ से जाने न दें, उसको संभाल के रखना हम सब का फर्ज है। गबोल साहब का भी फर्ज है, शाहीन साहब साहब का फर्ज है, और हमारे
मोहतरम MQM अपना PDP नबील कबूल साहब जी का फर्ज है कि इसको संभाल के रखिए। जी। अच्छा, जो नैब की कहानी है, नैब के ऊपर मैं एक सवाल असद साहब पहले आपसे पूछ लूँ, फिर सहबाई साहब से भी इस पर राय लूँगा। नैब के ऊपर आज लाहौर जो नैब के सरबराह हैं, उन्होंने हमारे वो नईम अशरफ भट्ट साहब ने स्टोरी की है। उन्होंने कहा मुशर्रफ दौर में जो केसेस शुरू हुए थे उसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी, सियासी दबाव के तहत भी शुरू हुए थे। तो वहाँ पर थोड़ी सी खटाई में मामला पड़ेगा जब ये पूछा जाएगा कि मुशर्रफ दौर में अगर डार साहब से ये स्टेटमेंट मनी लॉन्ड्रिंग की ली थी तो इसकी अब कितनी वुक्कत बाकी है आज के आज़ाद अदालती निज़ाम में, तो इसके ऊपर सवाल सामने आएगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस, गुज़श्ता रोज़ ही मेरी उनसे बात हुई, इकबाल फरीद साहब फॉर्मर चेयरमैन FBR थे। वो कहते हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपये इन्होंने मेरे से जुर्माना वसूल कर लिया मेरी फैमिली से, और चार्ज मेरे पे ये लगाया कि फैमिली का जो घर ट्रांसफ़र हुआ था उसकी फ़ीस CDA को नहीं थी दी, 2000 रुपया उसकी फ़ीस थी। वो कहते हैं वो रसीद भी दे दी कि दी हुई है, आपके पास नहीं लगी हुई। तो उन्होंने कहा इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, 1 करोड़ रुपया फ़ाइन होगा। अगर केसेस ऐसे हैं तो फिर तो वो रुसवाई मेरे ख्याल में अल्टीमेटली उन लोगों की हो जाएगी जिन्होंने केसेस इनिशिएट किए थे। सहबाई साहब इस पे आप राय देंगे? केसेस जानदार होने चाहिए, वैसे हवा में नहीं होने चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है कि केसेस जानदार होने चाहिए, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जब आप प्री बार्गेन करते हैं तो प्ली क्या गिल्टी प्ली होती है ना, उसके आप गिल्टी को लफ्ज को भूल जाते हैं हम लोग। गिल्टी प्ली आप कर रहे हैं, पहले गिल्टी प्लीड कर रहे हैं और फिर आप उसका बार्गेन कर रहे हैं कि जी अच्छा ये आप पोर्शन ले लें। और ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आदमी अपने आप को गिल्टी कह देता है उसको फिर दोबारा सिस्टम में आप एक्सेप्ट ना करें, उसको दोबारा क्यों अलाउ किया जा रहा है कि तो आप दोबारा आके वही काम करें और उसी तरह फिर आप तो मेकअप कर लें जो आपने अपना लॉस किया। तो ये सिस्टम इस तरह आप जैसे अभी मखदूम साहब कह रहे थे कि जी सिस्टम को खुद ही अपने आप को करेक्ट करना चाहिए। वो किस तरह होगा? आप सिस्टम के अंदर से अगर आप खुद अपना अकाउंटेबिलिटी करके लोगों को नहीं निकालेंगे तो फिर जाहिर है बाहर से ही कोई करेगा। और ये मेरा ख्याल है इस पॉलिटिकल लीडरशिप में मुझे वो नजर नहीं आता कि ये अपने आप का करेक्शन खुद कर सकते हैं। एक ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापसी पे ऐसा दुमर पूछते हैं क्योंकि आजकल बहुत तेज़ हैं खबरें कि आर्मी के अंदर जनरल राहील ने और ये ISI के अंदर जो उनके सरबराह हैं उन्होंने बड़ा पावरफुल एक ततहीर का अमल शुरू किया है। जो एलिमेंट करप्शन में नज़र आता है, बड़े सीनियर रैंकिंग मेजर जनरल लेवल के अफसर, उनके ऊपर भी तहकीकात का अमल जारी है। तो मैं असद उमर साहब से पूछूंगा कि अगर वो कर रहे हैं जो उन्होंने एक वो होली काउ कहा जाता था कि उसके ऊपर बात नहीं करनी, अगर वो कर रहे हैं तो आपके ऊपर दबाव आएगा कि आप भी एक्ट करें, नहीं तो मसला पैदा हो जाएगा। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे असद साहब से पूछें। जी, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। असद उमर साहब, फ़ौज के अंदर हम ततहीर के अमल का जिक्र कर रहे थे, अकाउंटेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिस्ट सिविलियंस की भी पड़ी हुई है। क्या बहुत ही अच्छा नहीं हो कि ट्रांसपेरेंटली फ़ौज अपना बताए कि वो कर रहे हैं, यहाँ से आप लोग अपना बताएं, कौम को बताएं कि किस किस ने क्या खराबी की थी। फ़ौज वाला भी सज़ा दे, जुडिशरी वाला भी सज़ा दे, सिविलियन साइड से भी सज़ा हो। बिल्कुल सर, ये न सिर्फ एक अच्छी चीज़ होगी, मेरे ख्याल में ये नागुज़ीर है और ज़रूरी है। जब तक हमारा सियासी निज़ाम इसको रेजिस्ट करता रहेगा ना, और जब तक हम इस चीज़ के पीछे छुपते रहेंगे कि जमहूरियत को भी वक्त कम मिला है और इसको अभी पनपने दिया जाए, उतने ही हालात और मुश्किल होते जाएंगे। और अवाम की ज़िंदगी अगर खुशखुरम होती ना, अगर बहुत खुशहाल होता है पाकिस्तान, तो शायद लोग बोलते अच्छा ठीक है जी 10-20 साल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। जो ज़िंदगी की मुश्किलात लोग देख रहे हैं और उनकी आंखों के सामने अरबों रुपए की चोरी हो रही है, और सब कहते हैं, कोई तो ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम में कोई शख्स हो जो ये बोलता हो कि ये ना हो रही हो, अरे ये कहता है मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये तो सब मानते हैं ना। ये सब होते हुए बिल्कुल दुरुस्त बात है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी आपको बेतहाशा करप्ट लोग मिलेंगे, आपको जुडिशरी के अंदर करप्शन मिलेगी, आपको मीडिया के अंदर बेतहाशा करप्शन मिलेगी, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम का सेफ गार्ड जो वैनगार्ड है वो पॉलिटिकल क्लास है। हुकूमत उनके हाथ में, कानून बनाने का इख्तियार हमारे हाथ में, लीडरशिप हमें दिखानी चाहिए, फौज से नहीं आनी चाहिए इस इशू की लीडरशिप। पार्लियामेंट लीडरशिप जो है पार्लियामेंट से और गवर्नमेंट के पास, पार्लियामेंट दिखा पाएगी क्योंकि बड़ा टेस्टिंग टाइम है। आप लोग इसे टेक इट इजी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ठंड में बैठे हुए हैं कि ठीक है वक्त गुजर ही जाएगा। एक छोटी सी तो चीज मैंने कोशिश की थी यार, सिर्फ अपना टैक्स ऑडिट करा ले, वो मैं आखिर में बोलता हूँ भाई सिर्फ असद उमर का टैक्स ऑडिट कर दो, नहीं हुआ उस पर कुछ नहीं सर। और उन्होंने कहा, और ऐसी बातें, वो आप मिनट तो देखें मीटिंग के अंदर, उन्होंने कहा हिम्मत कौन कैसी हुई, और यही जवाब आगे से क्या मिलता है, जवाब ही मिलता है क्यों ब्यूरोक्रेट नहीं करता, क्यों फौजी नहीं करता।
भाई वो करते हैं, वो निजाम नहीं चला रहे, निजाम आप चला रहे हैं। मिसाल आप बने, आपने मिसाल बननी है, आपने मॉरल अथॉरिटी, और मॉरल अथॉरिटी आपके पास आएगी और ये तो फिर ही काम चलेगा। बहुत ही पॉजिटिव ये अप्रोच थी कि टैक्स ऑडिट पार्लियामेंटेरियंस का कराना, मैं इसका पुरजोर हामी हूँ, चाहे उसमें सारे एंकर्स को भी शामिल कर दें टैक्स ऑडिट में, लेकिन कर लें, हिम्मत दिखा के कर लें, पाकिस्तान सुधर जाएगा। नबील गबोल साहब, नैब की लिस्टें कोई बड़ा भारी पड़ सकती हैं निज़ाम के ऊपर? नहीं, सबसे पहले नदीम साहब आप देखें कि नैब ने सुप्रीम कोर्ट में जो लिस्टें जमा की थी, उसके बाद जितने हमारे ये जो वजीर हैं जिस तरीके से मीडिया पे आके इन्होंने शोर मचाया नैब के खिलाफ, इंक्लूडिंग द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, जिनको पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना भी नहीं चाहिए, और उन्होंने भी जिस तरीके से वहां पर शोर मचाया। और अब अगर नैब उस लिस्टों में से चंद नाम निकाल देते हैं या हुक्मरानों के नाम निकाल देता है नैब का चेयरमैन, तो मैं समझता हूँ कि जो नैब का मौजूदा चेयरमैन है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल बन जाएगा, क्योंकि अगर कोई समझता है नैब गवर्नमेंट के अंडर आती है तो फिर आपका एहतसाब कौन करेगा? जो गवर्नमेंट के अंडर एक इदारा आ रही है और उस इदारे का चेयरमैन जो है वो ओपनली कोई स्टेटमेंट दे भी नहीं रहा है, जबकि उसके ऊपर कितनी उंगलियां उठी हैं, इंक्लूडिंग सारे फेडरल मिनिस्टर्स ने उठाई हैं। तो ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल ओहदा बन गया नैब के चेयरमैन का। मेरे ख्याल में तो नैब के चेयरमैन को इस्तीफा देना चाहिए अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो लिस्ट उन्होंने वापस ली है एक दफा जमा करके, और दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी इसको वाजे तरीके से पेश करें, और जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि वो 150 में से लिस्ट जो है सिर्फ 50 तक पहुंच जाएगी, 100 लोगों का नाम निकाल दिया जाएगा। तो फिर आप एहतजाब किसका करेंगे? और जिस तरह आपने पहले कहा कि जी राहिल शरीफ साहब ने ये फैसला किया है कि फौज के अंदर भी एहतजाब होगा, तो बहुत सी चीज है। मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में इस करप्ट सिस्टम को अगर खत्म करना है तो हर इदारे में जो है ऑपरेशन होना चाहिए, ऑपरेशन क्लीन अप हर इदारे में होना चाहिए। कराची के अंदर, सिंध के अंदर अगर कोई ये समझता है कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ FIR कटवाने से सिंध गवर्नमेंट बच जाएगी और उसके करप्शन के जो स्कैंडल्स हैं वो छुप जाएंगे, तो वो कभी नहीं छुपेंगे। मौजूदा मिनिस्टर जो सिंध कैबिनेट के भी हैं वो भी लिस्ट में शामिल है, जिनके नाम ECL में डाल दिए गए और जो इजाजत किसका नाम ECL में, किसका नाम ECL में डाला? शर्जील मेमन का नाम ECL में है, मंजूर वसाब वो का तो नाम ECL में अभी है, परसों चावलक है, लेकिन शर्जील मेमन इजाजत लेकर गए। मुझे पता पर्सनली कि उन्होंने किससे इजाजत ली है। शर्जील मेमन का है, मंजूर वसान का है, और किसका है? बहुत सारों के 6 मिनिस्टर्स हैं, 6 मिनिस्टर। और शर्जील मेमन आप कहते हैं कि इजाजत लेकर दुबई गए, क्योंकि वो बिलावल के साथ दुबई गए हैं परसों। बिल्कुल, शर्जील मेमन इजाजत लेकर गए और उन्होंने कहा कि मैं 3 दिन के बाद वापस आऊंगा, गारंटी देकर गए। कोई कॉपी है उसकी तो मुझे दे, मैं स्क्रीन पे डाल दूं इसकी इजाजतनामे की। नहीं, मैं देखें जो मैं बात कर रहा हूँ वो शर्जील मेमन चैलेंज करे मेरी इस बात को, वो इजाजत लेकर गए। सहबाई साहब से पूछते हैं। सहबाई साहब, ये तो बड़ी खतरनाक तरफ इशारे बता रहे हैं गबोल साहब। वो कहते हैं गुजरा ECL पे हैं, 230 अरब ब्लैक इकोनॉमी उन्होंने बताई थी रेंजर्स ने कि हमें हाथ डालना है, ये टेरर फाइनेंस में यूज हो रही है। सिर्फ कराची की नहीं, बात तो बिल्कुल ठीक है। जब रेंजर्स ने ये फिगर दे दिया कि 230 अरब हैं, तो फिर लोग जो पिछले 7-8 साल से हुकूमत कर रहे हैं उनमें से ही लोग होंगे सर। और ये बात कि ECL पे हैं और उनको इजाजत मिल रही है जाने की, इसका मतलब तो ये है कि अभी कोई सॉफ्ट कॉर्नर है या कोई पॉसिबिलिटी है कि इनके साथ या इनको बाद में डील करेंगे पहले। और गबोल साहब ने दावा किया, मेरे पास वो मैंने कॉपी नहीं देखी, इसलिए मैं ये उतनी गुंजाइश दूंगा उनको जिनके नाम। कॉपी इसलिए नहीं क्योंकि ये वर्बल ऑर्डर्स आते हैं सेक्रेटरी इंटीरियर की तरफ से। नदीम, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो पहले गबोल साहब ने की थी कि जो और आपने भी की थी कि फौज ने ये अपने अंदर अकाउंटेबिलिटी शुरू की हुई है और बहुत तेजी से शुरू की हुई है। ये अभी तक देखिए बहुत सारी खबरें आ रही हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल वर्ड कहीं से हमें इस पे नहीं मिला है कि जी फौज के अंदर क्या हो रहा है। कुछ ये भी सुना है हमने कि कुछ एक आध एक्टिंग सर्विंग जनरल्स को हटाया गया है या कोई उनके खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है। मगर ये बात बहुत जरूरी है इस बात से है कि अगर फौज के अंदर एक्शन नहीं होगा, और खासकर मुशर्रफ का जो आपने जिक्र किया था कि उनके नैब के केसेस जो बनाए गए थे या उनके दौर में बनाए गए थे, अगर इस पे एक्शन नहीं होगा तो ये सारा का सारा फिर पॉलिटिकल प्रोसेस जो है ना उसको आप वो कर देंगे। तो ये
होना जरूरी है। अगर नहीं हो रहा तो ये फौज को ये सोचना चाहिए और कि उनके अंदर भी एक्शन होना चाहिए। अच्छा, लास्ट फ्यू सेकंड्स हैं सर साहब, मैं इसका बड़ा हामी हूं कि ISPR पब्लिकली रिलीज करे कि ये एक्शन वो किया है उन्होंने आर्मी के अंदर तथहीर का, ताकि सिविलियंस पे भी प्रेशर हो कि वो भी एक्ट करें, पार्लियामान सोचे इस पर। कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो नहीं है ना। पाकिस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से चलती है। दे आर अकाउंटेबल पाकिस्तान के अवाम के ऊपर। तो अगर वो एक्शन ले रहे हैं, अगर पाकिस्तान के अवाम का पैसा जो है वो किसी ने गलत इस्तेमाल किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइंद बात है कि फौज उसके ऊपर अमल कर रही है। लेकिन ये पब्लिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये कोई फौज का प्राइवेट मामला नहीं है। और इससे क्रेडिबिलिटी और वकार में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। कि देखें, मैं कहता हूं खुदा न खास्ता जिस तरह के नबी के साथ जो पैगंबर थे खुद अल्लाह ताला के, कि असहाबी भी गलती करते थे। तो किसी भी इदारे के अंदर गलत लोग होंगे ये खबर नहीं है, लेकिन अगर वो इदारा अपने गलत लोगों को आइडेंटिफाई करेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा तो उसका वकार बुलंद होगा। असद उमर साहब, शाहीन साहब, भाई साहब, नबील गबोल साहब, मखदूम अमीन फ़हीम साहब, सबका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।